नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, this is the second lecture of today, 29th of July 2020. The day is Wednesday. Dear students, this is the second part of the lecture computer contracts. Now we are going to talk about contracts for the supply of custom built software at a fixed price. Software suppliers try to use what are known as standard form contracts, which are used or intended to be used many times over. आमतौर पे सॉफ्टवेयर सप्लायर्स जो उनसे हैं वो कुछ स्टैंडर्ड किस्म के फॉर्म डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं जिनको अक्सर दोबारा भी यूज किया जा सकता है, एक से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है. Such a contract might consist of a short introductory section, a set of standard terms and conditions, and thirdly a set of appendices or annexes. Dear students, हम इसके तीन मेन सेक्शंस होते हैं. जो पहला सेक्शन है हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. इंट्रोडक्टरी सेक्शन. It states that it is an agreement between the parties whose names are registered, addresses are given. It is dated and signed by authorized representatives of the parties. It often begins with a set of definitions of terms used in the course of the agreement, set out either in alphabetical order, like a dictionary, or in the order in which they appear in the rest of the contract, the company and the client. Dear students, इस introductory section में ये चीज़ डिफाइन बयान कर दी गई होती है कि जो एग्रीमेंट है ये जिन पार्टीज के दरमियान है उन पार्टीज के नेम्स और इनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस वगैरह जो उनसे हैं वो इसमें दर्ज किए जाते हैं. फिर इसके ऊपर ड्यू डेट, फिर इसके ऊपर जो एग्रीमेंट की जो डेट है और जो साइन है ऑथोराइज्ड दोनों पार्टीज के ज्यादा भी हो सकती हैं. खैर पार्टीज के जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उस पे डेट और अपने साइन करते हैं. उसके बाद ये एक इसके अंदर कुछ टर्म्स की स्टैंडर्ड सेट ऑफ डेफिनेशंस भी दे दी जाती हैं जो कि एग्रीमेंट के दौरान जिन टर्म्स का जो टर्म्स यूज होंगी सेट आउट इधर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया जाता है, जिस तरह के एक डिक्शनरी में या उस तरतीब में जो जिस तरह के वो जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहां जहां उन टर्म्स का इस्तेमाल होता है तो उनको उसी तरतीब से लिख दिया जाता है. तो कंपनी और क्लाइंट के दरमियान अदर मेन सेक्शंस, इसके जो बाकी दो मेन सेक्शन है उनमें टर्म्स एंड कंडीशंस. द स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस डू नॉट चेंज फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर. दे कंटेन रेफरेंसेस टू annexes which contain all the project specific material. जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो बेसिकली स्टैंडर्ड टर्म्स और कंडीशंस जो है वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में नॉर्मली नहीं बदलती, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टर्म्स और कंडीशंस जो हैं ये ज़्यादातर सेम रहती हैं. हाँ, इनके अंदर जो रेफरेंसेस होते हैं इनके अंदर जो टर्म्स और कंडीशंस में एनेक्सेस के अंदर इनका रेफरेंस दिया होता है और आमतौर पे एनेक्सेस में जो कि प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक मटेरियल कंटेन कर रही होती हैं. अब हम बात करते हैं एनेक्सेस की. एनेक्सेस मस्ट इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट स्टेटेड लाइक SRS. डियर स्टूडेंट्स, SRS से मुराद हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं. यानी एनेक्सेस बेसिकली एनेक्सेस में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस तरह के हमारे
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वगैरह। अ डॉक्यूमेंट अटैच टू अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है एनेक्सेस जो कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल अ डॉक्यूमेंट एंटाइटल्ड एग्जिबिट, और आमतौर पे कई दफ़ा ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जिबिट के नाम पे, अक्सर एग्जिबिट के नाम पे ये एंटाइटल्ड होता है, और इसमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की लिस्टिंग अटैच की गई होती है एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और हम इसको एग्जिबिट या शेड्यूल भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादातर एनेक्सेस का इस्तेमाल होता है, जबकि अपेंडिसेस का इस्तेमाल ज़्यादातर यूनाइटेड किंगडम यूके वगैरह में उस मतलब इस्तेमाल किया जाता है। तो एनेक्सेस जो से हैं ये नॉर्मली स्टार्ट पे रखे जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और जो ये अपेंडिसेस वगैरह होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के आखिर में मतलब लगा दिए जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम सब सेक्शंस की जो बाकायदा इश्यूज जितने भी स्टैंडर्ड टर्म्स और कंडीशंस के साथ जो मुंसलिक हैं उनको हमने सब सेक्शन में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो से हैं इस बात से फेमिलियर होते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स जो सी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आगाह होते हैं। अ स्पेसिफिकेशन सेट्स आउट द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट, और इसमें क्लाइंट्स की जितनी भी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं या स्पेसिफिकेशन उसको बयान कर दिया गया होता है। आइडियली द स्पेसिफिकेशन शुड बी कंप्लीट, consistent and accurate, and set out all that the client wants to be done in the performance of the contract। और बेसिकली ये होता है कि सबसे ज़्यादा आइडियल यही बात होती है कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, और इसमें वो तमाम चीज़ें जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, जो एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो तमाम इसमें बयान कर दी जानी चाहिए। व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, producing software for a client is not usually a matter of simply handing over the text of a program which does what is required। It is important therefore एक सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस कर, एक क्लाइंट के लिए प्रोड्यूस करने से मुराद ये नहीं है कि आप सिंपली उसको टेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम कोड जो है वो मतलब जस्ट उसके हवाले कर दें, जो कि अगरचे वो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट देयरफॉर दैट द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स यूजुअली इन एन एनेक्स व्हाट प्रिसाइजली इज टू बी प्रोवाइडेड। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा जाना, ये भी दर्ज किया होना चाहिए आमतौर पे या यूजुअली एनेक्स के अंदर स्पेसिफिकेशन के व्हाट इज टू बी प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया जाएगा। द फॉलोइंग इज अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, लेकिन कुछ लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं जो एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो हमने एग्जाम्पलरी तौर पर यहाँ पे लिख दी हैं। जिस तरह के एक सोर्स कोड है, कमांड फाइल्स हैं फॉर बिल्डिंग द एग्जीक्यूटेबल कोड फ्रॉम द सोर्स एंड फॉर इंस्टॉलिंग इट, उसको इंस्टॉल किया जाएगा कमांड फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए कोड से। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन एंड ऑफ द कोड, डॉक्यूमेंटेशन की यानी कोड की डिज़ाइन और कोड की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होनी चाहिए। रेफरेंस मैनुअल्स हो सकते हैं, इसमें ट्रेनिंग मैनुअल्स हो सकते हैं, ऑपरेशन मैनुअल्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स टू हेल्प मेंटेन द कोड, वो तमाम सॉफ्टवेयर टूल्स जो कोड को मेंटेन करें। यूज़र ट्रेनिंग, इसमें यूज़र ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं, ट्रेनिंग फॉर द क्लाइंट्स, मेंटेनेंस स्टाफ, क्लाइंट के स्टाफ के लिए ट्रेनिंग भी हो सकती है, टेस्ट डेटा एंड टेस्ट रिजल्ट्स वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो this is what is to be delivered। And thirdly, we are going to talk about the ownership of rights।
it is very important that the contract should also state just what legal rights are being passed from the software house to the client under the contract. ये बहुत ही अहम है कि कंट्रैक्ट जो सा है उसमें ये बात दर्ज होनी चाहिए कि कौन से लीगल राइट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से क्लाइंट को पास ऑन किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज दर्ज होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या क्या राइट्स जो से हैं वो क्लाइंट को दे रहे हैं। ओनरशिप इन फिजिकल आइटम्स सच एज बुक्स, documents or disks will usually pass from the software house to the client. आमतौर पे फिजिकल आइटम्स जो होती हैं, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, ये डिस्क वगैरह, वो तो पास कर दी जाती हैं सॉफ्टवेयर हाउस से क्लाइंट को, लेकिन कुछ अदर इंटेंजिबल राइट्स नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रेजेंट मोर प्रॉब्लम्स। लेकिन जहां तक बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जो कि इंटेंजिबल राइट्स हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। एज वी नो, जिस तरह के हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इज पोटेंशियली प्रोटेक्टेबल बाय अ नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम जिस तरह के हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जरिए, जिनको हम पढ़ भी चुके हैं लास्ट लेक्चर में पिछले, सच एज कॉपीराइट, डिजाइन राइट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रेडमार्क्स। तो ये तमाम जो कॉपीराइट्स हैं जिनकी हम बात पिछले लेक्चर्स में कर भी चुके हैं, तो इन जहां तक बात आती है इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रैक्ट। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रिसाइजली ये दर्ज कर दिया जाए कि कौन इन राइट्स को ओन करेगा। क्या वो क्लाइंट को पास ऑन कर दिए जाएंगे और या वो सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो अपने पास रिटेन करेगा। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ओनरशिप ऑफ राइट्स। कॉन्फिडेंशियलिटी, a second area of intellectual property law which should be considered in a software contract is confidentiality, that is between software house and the client. सबसे अहम तरीन चीज जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, और ये बहुत ही अहम एरिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का, जो कि जिसको बहुत ज्यादा तवज्जा और कंसिडरेशन देने की जरूरत है, क्योंकि ये मेनली सॉफ्टवेयर हाउस और क्लाइंट के दरमियान जो है ये कॉन्फिडेंशियलिटी का आंसर होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट टर्म्स। The standard terms and conditions will specify the payment conditions, that is something along the lines that payment shall become due within 30 days of the date of the issue of an invoice. If payment is delayed by more than 30 days from the due date, the company shall have the right at its discretion to terminate the contract or to apply a surcharge at an interest rate of 2% above the बैंक बेस lending rate. कई दफा इस तरह भी होता है जब हम डियर स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड टर्म्स और कंडीशंस जब तय की जाती हैं, पेमेंट की कंडीशंस जब स्पेसिफाई की जाती हैं, तो उनमें ये भी कई दफा होता है कि पेमेंट जो सी है, अगर कोई चेक वगैरह या जो भी आपको इनवॉइस की डेट ऑफ इशू जो कर दी जाती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट जो सी है वो हो जानी चाहिए। अगर पेमेंट डिले होती है क्लाइंट की तरफ से, तो जो ड्यू डेट से, तो कंपनी जो सी है वो ये राइट रखती है अपने पास आम जनरली कि वो इसको जारी रखे कंट्रैक्ट को, या टर्मिनेट कर दे, और या कोई सरचार्ज अप्लाई कर दे। और नॉर्मली एक इंटरेस्ट रेट होता है 2% का, तो ये कंपनी अप्लाई कर सकती है, लेकिन आमतौर पे कंपनीज करती नहीं है।
क्योंकि अगर इससे अगर वो आम तौर पे इसको कंपनी और क्लाइंट दोनों इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर इन हार्श कंडीशंस पर अगर आ जाएं तो इससे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं. It would be unusual in a project of any significant length for all payment to be delayed until the work is complete and accepted. An annex will usually specify a pattern of payments like the following. आमतौर पे ये बहुत ही अनयूजुअल है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक खास स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम तक पेमेंट जो है उसको डिले किया जाए, जब तक के हालांकि जब तक के वर्क कंप्लीट ना हो जाए और एक्सेप्ट ना हो जाए. और आमतौर पे ये बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो पेमेंट वगैरह करनी होती है क्लाइंट की तरफ से कंपनी को, उसमें नॉर्मली ये होता है कि जो जो पेमेंट एग्रीमेंट होता है, पेमेंट की जो पेमेंट पैटर्न को स्पेसिफाई कर दिया जाता है एनेक्स के अंदर. जिस तरह के फॉर एग्जांपल an initial payment of say 15% of the contract value becomes due on signature of the contract. Secondly, further stage payments become due at various points during the development, bringing the total up to say 65%. Number 3, a further 25% becomes due on acceptance of the software. And number 4, the final 10% becomes due at the end of the warranty period. वही बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पेमेंट पैटर्न है वो एक्सप्लेन कर दिया जाना चाहिए, स्पेसिफाई कर दिया जाना चाहिए एनेक्स में, क्योंकि एक इनिशियल पेमेंट फॉर एग्जांपल 15% जो सी है कंट्रैक्ट की वैल्यू की 15% जो सी है वो ड्यू हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट को सिग्नेचर किया जाता है, ताकि कंपनी अपना स्टार्ट ले ले सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए. फर्दर स्टेज बिकम्स पेमेंट जो सी सेकंड पेमेंट जो सी है, जो अगली स्टेज है वो उस वक्त आती है जब प्रोग्राम जो है वो डेवलपमेंट स्टेज पे आ जाता है, और आम तौर पे नॉर्मली और तकरीबन सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है सारा, इस पे 65% पेमेंट उस वक्त कर दी जाती है. और उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट है वो अगर सॉफ्टवेयर जो है उसको ट्राई किया जाए, उसको क्लाइंट की एनवायरनमेंट में उसको रन करके उसको टेस्ट चेक कर लिया जाए और सॉफ्टवेयर की एक्सेप्टेंस हो जाए, तो फर्दर 25% जो है वो ड्यू हो जाता है. और फाइनल 10% उस वक्त ड्यू हो जाता है कि जब तक आपकी वारंटी पीरियड, फॉर एग्जांपल आपका 3 मंथ या 6 मंथ, जो भी नॉर्मली 3 मंथ होता है वारंटी पीरियड, कि आप अपने सॉफ्टवेयर को चलाएं, रन करें, चेक करें, तो उसके बाद ये होता है कि आपके पास ये 10% का 10% जो है वो लास्ट में आखिर में पे कर दिए जाते हैं आफ्टर वारंटी पीरियड. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेटिंग पेमेंट्स फॉर डिलेज एंड चेंजेस. डिले पेमेंट्स एंड payments for variations to the original requirements are perhaps the commonest cause of contractual disputes, not only in software engineering but in most of other contracting industries. The construction industry is a notorious example. One reason for this is that competitive bidding for fixed price contracts often means that the profit margin on the original contract is very low, so that companies seek to make their profit on these additional payments. आम तौर पे नॉर्मली ये होता है कि जो कैलकुलेशन ये पेमेंट्स होती हैं डिलेज और चेंजेस के लिए ओरिजिनल डिज़ाइन के अंदर जो डिले पेमेंट्स हैं या पेमेंट्स ऑफ वेरिएशंस हैं ओरिजिनल रिक्वायरमेंट्स के, जो अगर वेरिएशंस करनी हो ओरिजिनल डिज़ाइन में या रिक्वायरमेंट्स में, तो इसको भी एनेक्स में स्पेसिफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि यहीं से कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स जो से हैं कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स जो से हैं उसका कॉमन काज यही होते हैं
ये एडिशनल डिलेज, ये पेमेंट डिलेज और चेंजेस, तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही नहीं, ये बाकी अदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह के अंदर भी ये एक नोटोरियस एग्जांपल है। और इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि जब कंपेटिटिव बिडिंग की जा रही होती है फिक्स्ड प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो आमतौर पर प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत लो होता है। तो जो कंपनीज डिज़ाइन करने जा रही होती हैं सॉफ्टवेयर वगैरह जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो इसी तरीके से अपना ये एडिशनल पेमेंट्स वगैरह के जरिए अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करते हैं। पेनल्टी क्लासेस, the normal mechanism used is to include penalty clause which provides that the sum payable to the supplier is reduced by a specified amount for each week that acceptance of the product is delayed up to a certain maximum. Thus, on a contract of value of £1 million, the penalty might be specified as £5,000 per week up to a maximum of £1 lakh. Dear students, penalty clauses की अगर हम बात करें तो ये जिस तरह के हम बात कर चुके हैं कि ये पॉइंट भी उसके अंदर मेंशन हो जाना चाहिए एनेक्स के अंदर। बहुत ही अहम पॉइंट है पेनल्टी क्लासेस का, जिसमें नॉर्मल मैकेनिज्म जो है वो जो यूज किया जा रहा है कि पेनल्टी क्लास बेसिकली जो होती है वो सम पेएबल, जो सप्लायर को पेएबल जो अमाउंट होती है उसमें से कुछ अमाउंट जो होती है वो पेनल्टी क्लास के तहत वो रिड्यूस कर दी जाती है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पर हर वीक के लिहाज से दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिलेड, कि जितना प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो डिले होती जाएगी, उसी लिहाज से जो पेमेंट सप्लायर को की जानी है उसमें कमी, उसको कम किया जाता रहेगा एक सर्टन मैक्सिमम लिमिट तक। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो वैल्यू £1 मिलियन का है, तो उसमें अगर डिले हो जाती है, अगर सप्लायर जो सा है वो लेट सप्लाई करता है अपना सॉफ्टवेयर, तो ये हो सकता है कि पेनल्टी उसको पेनल्टी अप्लाई की जाए उस पर। फॉर एग्जांपल अगर वो एक वीक लेट होता है तो £5,000 उसको जुर्माना किया जा सकता है। और इसी तरह मैक्सिमम अगर और ज्यादा वीक्स वो डिले करता है तो £1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। Okay, dear students, in this lecture we are discussing the subsections of the subsections, or all the points which should be keep in mind, which should be placed, which should be specified in the annex, due to the reason that they should be clear between both the parties. Okay, in the next lecture we will discuss the remaining points and the other contracts, other type of contracts. Okay, dear students, Allah Hafiz.